अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मोहसिन अब्बास हैदर की। उन्होंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्या कमाल बात किया, उसे सुनकर मुझे यूँ लगा कि यार इस बात को लाजमी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बात की समझ आए कि जब किसी का अपना बहुत अजीज यानी कि माँ बाप बहन भाई में से कोई दुनिया से चला जाए तो वहां पर खड़े हुए लोग सिर्फ आपस में बातें ना करें। क्योंकि मोहसिन अब्बास हैदर ने कहा कि जिसके घर से मैयत उठती है, जिसके घर से वो प्यारा चला जाता है, तो उसको रोने का भी वक्त नहीं मिलता, मर्द को रोने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है उस वक्त में भी कि कब्र का इंतज़ाम कौन करेगा, मैयत को गुस्ल कौन देगा, उसके बाद मेहमान जो आए हुए उनको ठहराएगा कहाँ, उसके साथ साथ दरियों का इंतज़ाम कौन करेगा, देगें कहाँ से आएंगी, सारों को खाना वक्त पर कैसे मिलेगा। कोई मर जाता है तो उस वक्त यकीन मानिए कि जब बैन हो रहे होते हैं ना घरों में, तो उस दौरान मर्द ये सोच रहा होता है कि दरियां कित्थों आनियां ने, देगा कित्थों आनियां ने, कब्र किन्ने कटवानी है। एक तरफ उसकी मैयत पड़ी है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, वो माँ भी हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, वो उसकी मैयत को देख रहा है। और दूसरी तरफ उसको रोना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको फिक्र खा रही है कि ये जो मेहमान आए हैं इनको मैं कहाँ ठहराऊंगा, अगर इनकी मेहमान नवाजी में थोड़ी सी भी कमी आई तो इन्होंने मेरे लिए बातें बना देनी है। क्योंकि आपको पता है, उन्होंने कुछ दिन पहले जब उनके वालिद की डेथ हुई थी तो उन्होंने साथ में ये भी लिखा था कि मेरे वो रिश्तेदार जो मेरे वालिद की डेथ पर मेहमानों की तरह आए और चले गए, मुझे उम्मीद है मैं जिंदगी भर इनकी दोबारा शक्ल नहीं देखूंगा। क्यों उन्होंने लिखा था? वो इसीलिए लिखा था क्योंकि मैं ऐसी स्टेज से गुजरा हुआ हूं, मुझे पता है कि जब आपका कोई अपना प्यारा दुनिया से चला जाता है तो आपको अंदर ही अंदर ऐसा वो गम खा रहा होता है कि आप अपने पैरों पर ठीक से उठ नहीं पाते, आपके पांव भी कपकपाते हैं जब आप सोचते हैं ना कि ये चला गया, और ऐसी दुनिया में चला गया, ऐसे जहां में चला गया जहां से वापस कोई नहीं आता। ये सोचकर एक लम्हे के लिए आप सोचें ना कि जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए, इस दुनिया से जाना तो सभी ने है, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर वो दुनिया से चला गया है और आप कैसे ये सब कुछ कर पा रहे होंगे। और वो रिश्तेदार जो और बहुत सारे मेहमान जो एक तरफ खड़े होकर बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे होते हैं कि तू मेरे नाल इंज कीता सी, तू मेरे नाल इंज कीता सी, वो अपनी डिस्कशन में लगे हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस की ऐसी मीटिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे होते हैं वहीं पर फोतगी पर मैयत पर आकर, लेकिन जिसके जिम्मे होता है वो अकेला खड़ा सोच रहा होता है ऐलान हो गया मस्जिद में, बता दिया जाकर, फलां को बता दिया। उस शख्स को बस यही फिक्र खारी होती है कि इंतजामात कैसे हो रहे हैं, इंतजामात ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो करीब खड़े हुए दोस्त यार होते हैं, वो रिश्तेदार, वो सब वो अपनी अपनी गप्पों में लगे होते हैं। कोशिश ये करें कि जब भी आप किसी की मैयत पर जाएं, किसी की फोतगी पर जाएं, तो ये कोशिश करें कि आप आगे बढ़ चढ़ कर कोई ना कोई काम अपने जिम्मे ले लें, कहें कि यार ये काम मैं कर दूंगा, बाकी तुम फिक्र करो। उसके साथ साथ और लोग भी जुड़ते जाएं। अब तो ऐसा वक्त आ गया, आप यकीन करें कि जब आप मैयत को लेकर जा रहे होते हैं, जनाजा लेकर जा रहे होते हैं, तो एक बंदा जो कांधा देता है, वो शख्स कांधा देकर मुसलसल चलता जा रहा है, और पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो वाइट कॉटन का सूट पहने, वेस्ट कोट पहने, परफ्यूम लगाकर, राडो घड़ियां पहनकर, पॉलिश हुई हुई जूतियां पहनकर, वो सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं कि चौधरी साहब, मलक साहब, पट्टी साहब, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं जी, कांधा नहीं देंगे आगे होकर। क्यों यार? उन्होंने आपस में डिस्कशन करनी है, आपने अपनी टोर दिखानी है। टोर कहां पे दिखा रहे हैं? एक जनाजे पर। यार कम से कम फोतगी वाले दिन आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, जनाजे को कांधा तो दे दो यार। यकीन जाने, एक जगह मैं गया, मैंने कांधा दिया और काफी दूर तक मैं खुद थक गया। देखिए ये हकीकत है, इंसान हूं मैं भी, मैं थक गया, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, आगे आ ही नहीं रहा। फिर कोई एक अदद बंदा जो है उसको पता नहीं लगा कि यार ये थक गया होगा, वो मेरी तरफ आया, वरना ये रिवाज भी खत्म होता जा रहा है। बहरहाल मैंने उनका इंटरव्यू देखा और मुझे लगा कि उन्होंने 110% बिल्कुल ठीक कहा, जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप खुदा न खास्ता ऐसे किसी वाक़ये या फिर ऐसे लम्हात से गुजरे हैं
तो अपना जो है वो एक्सपीरियंस लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मिस्टर पतलू के बारे में। तो मिस्टर पतलू के बारे में ये जो आजकल अफवाहें चल रही थी कि उन्होंने एक शादी की थी और उस शादी में उन्होंने 50 तोले हक में लिखा था और उस बीवी को छोड़ दिया, और बहुत सारी बातें जब सामने आने लगी तो मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि जब वो बड़े स्टार बने हो तो उन्होंने उस बीवी को छोड़ दिया। लेकिन अब जो ज़राए के मुताबिक, जो लोगों, उनके करीबी लोगों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि वो जो मैरिज थी वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। उन्होंने शादी इसलिए की थी कि उनको यूके का वीज़ा मिल जाए और वो वहाँ पर जाकर रहने लग जाएं, वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब वो रिश्ता ख़त्म हो गया उन्होंने कोई इसके बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कौन बात करता है? लेकिन जैसे ही डाइवोर्स हुई तो वो सामने आ गई। डाइवोर्स होने के बाद उनको कौन सा इंसाफ चाहिए था? लोगों का सिर्फ ये रवैया देखकर बड़ी हैरानगी हो रही है कि उनका नाम लेकर उनको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अब बात यह है कि अगर मिस्टर पतलू ने इस तरह से शादी की होती, उनके इलाके में सबको पता होता, लेकिन वो खुफिया शादी थी, किसी को पता ही नहीं था। मतलब हैरानी की बात यह है कि वो शादी भी हुई और किसी को पता भी नहीं, तो इससे बात ये साफ जाहिर होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी यूके जाने के लिए। और कुछ लोगों का ये कहना था कि जब वो बड़ा आदमी बन गया तो उसने बीवी को छोड़ दिया और ये वो हक मांग रही है। तो अब हक कैसा मांगना है? मतलब अब तो डाइवोर्स हो गई है ना, अब उनके बारे में बातें करना और फेम लेना और ये चीज़ें, ये तो मेरा ख्याल है बहुत गलत है। क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तब उनको मीडिया के सामने आना चाहिए था। अब वो मीडिया के सामने आ रही है। और रही बात मिस्टर पतलू की, तो उनको जो उनका हक है वो दे देना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए। यहां पर उनका साथ नहीं दूंगा मैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई लड़की जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है और उसके बाद जब वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो किसी को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों ने इमरान अशरफ की शादी का जो एंड था वो देखा था। इमरान अशरफ ने अब तक उस शादी के हवाले से कोई बात नहीं की और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मैं उनकी एक्स वाइफ के हवाले से ये कहता भी था कि यार उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। शादी के बाद खामोशी से दोनों अलग हो गए, लेकिन जब लोगों ने उनके बाद में फोटो शूट्स देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो लोगों ने कहा कि इमरान अशरफ का फैसला ठीक था। तब वो पॉडकास्ट में आकर इमरान अशरफ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लग गई। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जब कोई बंदा आपके साथ होता है तब वो आपके लिए फरिश्ता होता है, वो आपके लिए बहुत दुनिया का अलग इंसान होता है, जो आपको इतना प्यार दे रहा होता है, अपनी मेहनत की कमाई पाई जो है वो आप पर लुटा रहा होता है, आपको हर चीज़ लेके दे रहा होता है। तब वो दुनिया के सामने और आपकी नज़र में बहुत अच्छा इंसान होता है। लेकिन जैसी अलहदगी होती है, जैसी डिवोर्स होती है, तो उसके बाद ये सब कुछ क्यों सामने आता है? उसके बाद ये लड़ाई क्यों शुरू होती है? क्यों वो आकर कहने लग जाती हैं कि ये बहुत बुरा इंसान था? इस पर मुझे ना वो परिज़ाद ड्रामे का एक डायलॉग याद आता है कि नफ़रत जो है वो मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है। जब किसी इंसान से नफरत होती है तो उसकी हर एक चीज से नफरत हो जाती है। वो क्या चीज शौक से खाता था उस चीज से नफरत हो जाती है, वो कौन सा कलर शौक से पहनता था उस कलर से नफरत हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर मुझे यूँ लगता है कि नफरत का जज्बा ज़्यादा ताकतवर है। जब नफरत होती है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी से नफरत हुई है तो बस ठीक है, किनारा कर लो, क्या ज़रूरत है उसके बारे में बात करने की। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप तक क्या खबरें पहुंची हैं, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मान डोगर और रजब भट्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कि शायद नहीं पता तो मैं दस देना तो आनू, रजब भट्ट का जो एक दोस्त है मान डोगर, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मान डोगर ने ना अपने चेहरे की सर्जरी करा लेनी चाहिए। मतलब वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उसका सबूत उन्होंने ये दिया, अपने दोस्तों से प्यार करने का सबूत ये दिया कि जब उनकी भट्ट के साथ लाइव पर टिकटॉक लाइव पर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में भट्ट जब रजब भट्ट को भी घसीटने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ बेटियों को दिखाकर, उनको नचवा कर, उन पर पैसा लुटाने वाले फलां बेगैरत और इस तरह के लोग, इस तरह की बातें जब वो कर रहे थे तो रजब भट्ट भी वहां पर फिर उनके साथ जो है ना मान डोगर के साथ भट्ट के घर के बाहर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आज तू बाहर नहीं आया, आज तू आ जाता ना तो तेनों पता लगता कि गोली कितों लंगी ते किधरों निकली है। मतलब किधरों वजी है तो किधरों निकली है। इसका मतलब यह है कि रजब भट्ट भी वहां पर मान डोगर के साथ असला शसला लेकर पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि भट्ट तू बाहर आ ते तेनों मैं दसा कि मान डोगर नाल बदतमीजी करन दा या लड़ाई करन दा अंजाम की हुंदा है। और मान डोगर के बारे में रजब भट्ट पहले ही बता चुके हैं कि ये वो मेरा दोस्त है जो मेरे लिए गोली खा सकता है, जो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर मेरे पे FIR हो ना तो वो कहेगा कि मैनू गिरफ्तार करो, इनू नहीं करना।
जो मुझे मारने आएगा वो कहेगा मैनू मार इनू नहीं मारना, ऐसा वो मेरा दोस्त है। अब ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी, यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि टिकटॉक लाइव पर इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी ज्यादा दुश्मनियां बन जाती हैं, एक दूसरे को मारने और कत्ल करने पर आ जाते हैं। यार आप लोग काम करें ना, आप लोग ये क्या करते हैं कि लाइव आए हैं, लड़ाई हो गई, गालम गलोच की, लाइव पर गालम गलोच के अलावा कोई काम ही नहीं। जद तेरी माँ दी, जद तेरी भैन दी, जद तेरे फलाने दी टिमकाने दी, और तेरी फलाने इंज करा। मतलब ये रजब भट्ट भी कर रहे होते हैं, ये दूसरा भट्ट भी कर रहा होता है, मांडोगर भी कर रहा होता है, और जितने टिकटॉकर्स और जितने बड़े बदमाश हैं वो लाइव आकर यही काम करते हैं। उनको सेंडिंग हो रही होती है, सेंडर एक दूसरे के गालियां देने पर, एक दूसरे को सही रगड़ने पर गिफ्टिंग कर रहे होते हैं। भाई 1.5 लाख रुपए का शेयर मार देते हैं। ये क्या है? ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कहानी क्या है यार, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब कुछ कर कर आप पैसा कमाते हैं यार, बड़ी अजीब सी बात लगती है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये पैसा कमा कर इस तरह का लड़ाई झगड़ा गालम गलोच, लड़कियों को भी गालियां देकर, ये सब कुछ करके, इवन के लड़कियों को नंगा करवा कर, ये सब कुछ। और आपको पता है मान डोगर को गुस्सा क्या था? मान डोगर को गुस्सा यह है कि ये जो शादी पर गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, ये भट्ट ने ही करवाया था, क्योंकि वही चाय पीकर वहीं पर सब कुछ चीजें देखकर घर से गया और उसी ने ही पुलिस को भेजा। ये उनका कहना है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि आप भी क्या ऐसा पैसा कमाना चाहेंगे, ऐसा फेम लेना चाहेंगे जिसके बाद आपके घर का सुकून, आपकी फैमिली का सुकून बर्बाद हो जाए? क्या आपको लगता है कि अगर रजब भट्ट जैसा पैसा, दौलत, सब कुछ आपके पास आ जाए, शोहरत आ जाए, और उसके साथ साथ आपको इस तरह से गालियों का भी सामना करना पड़े, तो कैसा लगेगा? ये सब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि यार आप टॉपिक से इधर उधर चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? खबर ये देनी चाहिए रजब भट्ट की लड़ाई हुई, कैसे हुई, ये आप खुद जाके देख लें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिस्टर पतलू ने शादी की थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ऐसे दिया करूं खबरें, आप बताएं, या फिर आपको साथ समझाऊं, बताऊं कि जिंदगी क्या है भाई, कैसे आप लोगों ने बचना है। ये अगर आपको अच्छा कुछ लोगों को नहीं लगता तो भाई फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी नहीं लगती तो ਤੁਸੀਂ फिर जाके मान डोगर दी लाइव देखो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।